नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर जिसका विवाह से पहले विचार किया जाना बहुत जरूरी है। अन्यथा की दशा में कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर विचार नहीं करते, और फलस्वरूप ऐसा होता है कि इसके चलते भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, वैवाहिक सुख में कमी, पार्टनर्स और जातक के बीच में मनमुटाव, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो आज हम लोग विचार करेंगे कि पहले तो ऐसा समझ लेते कि हम लोग जो वैवाहिक जीवन आरंभ करने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जब वर और वधू की कुंडली जाती है तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि उनके बीच में, वर और वधू के बीच में गुण का मिलान कर देते हैं, और उसके पश्चात ये देख लेते हैं जैसे कि दोनों कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति अच्छी है कि नहीं है, इस पर विचार करते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स दरकिनार कर देते हैं या फिर इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो हम बात कर रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन के लिए, जो वैवाहिक आरंभ के लिए जो डेट निर्धारित की जाती है, मैरिज की जो डेट निर्धारित की जाती है, तो ज्योतिषी लोग कैलेंडर्स को देख के, पंचांग को देख के वैवाहिक जीवन की जो डेट है, जो मैरिज की डेट है, उसको निर्धारित करते हैं। लेकिन उस दिन एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज को वो विचार करना भूल जाते हैं या दरकिनार कर देते हैं, या शायद इतनी गहराई में जाते ही नहीं है। तो जिस दिन मैरिज की डेट है उस दिन ग्रहों की गोचर में क्या स्थिति है, आपके लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग और आपके नौमांश कुंडली के अकॉर्डिंग, इस पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स विचार नहीं करते हैं। ये क्यों जरूरी है, पहले उस पर समझ लीजिए। मित्रों, जब मैरिज होती है तो दो लोगों का एक मिलन होता है, एक नई चीज अस्तित्व में आती है जिसे हम मैरिज कहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी समय उसकी जो जन्म कुंडली बनती है वो उसके आने वाले जीवन में होने वाली घटनाओं की वहीं से निर्धारण हो जाता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें होंगी। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय जो ग्रहों की स्थिति रहती है वही उसके पूरे जीवन को निर्धारित कर देती है। तो क्या हुआ, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक नई चीज अस्तित्व में आई। उसी प्रकार से मित्रों, जब दो लोगों के बीच मिलन होता है, वर और वधू के बीच में, तो एक नई चीज अस्तित्व में आती है जिसे हम कहते हैं मैरिज। तो क्योंकि जिस डेट पे मैरिज अस्तित्व में आ रही है उस डेट में ग्रहों की गोचर में क्या स्थिति है, ट्रांजिशन में क्या स्थिति है, वर के लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, नौमांश कुंडली के अकॉर्डिंग, और वधू के लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग और नौमांश कुंडली के अकॉर्डिंग, इस पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ध्यान नहीं देते हैं। जिसके फलस्वरूप ये भी एक कारण बन सकता है, यह भी एक वजह बन सकता है कि आने वाले वैवाहिक जीवन में जातक और उसके पार्टनर्स के बीच में मनमुटाव, या फिर वैवाहिक सुख में कमी, या फिर वैवाहिक जीवन में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स का आना की एक वजह यह भी बन सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजर्स ये देख लेते हैं कि वर और वधू के बीच गुण मिलान को देख लिया, कुंडली मिला के देख ली, ये सारी चीज देख ली, और विवाह की तिथि आपका कैलेंडर पंचांग से निर्धारित कर दी, लेकिन इस चीज पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि मैंने बताया कि एक नई चीज अस्तित्व में आ रही है जिसे हम कहते हैं मैरिज। तो मैरिज जिस डेट पे हो रही है उस दिन गोचर में लड़के की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, वर पक्ष की कुंडली के अकॉर्डिंग, वर पक्ष की जो वर है उसका लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग ग्रहों की स्थिति कैसी है, और वधू की जो लग्न कुंडली और नौमांश की कुंडली है उसके अकॉर्डिंग ग्रहों की कैसी स्थिति है, इसका विचार किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा की दशा में अगर आप इस चीज को अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो आने वाले वैवाहिक जीवन में यह भी एक वजह बन सकता है प्रॉब्लम्स का, या फिर वैवाहिक सुख में कमी का। तो इसमें क्या चीज विचार करनी है, कैसे करना है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जिस दिन मैरिज हो रही है तो लड़के और लड़की की जो कुंडली है इसका हमें यह करना है कि जो गोचर में उस दिन, जिस दिन मैरिज हो रही है उस दिन गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है उसको हमें लड़के की लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली के अकॉर्डिंग चेक करनी है, और लड़की की लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली के अकॉर्डिंग
जो ग्रहों की स्थिति को चेक करना है उस दिन जैसा ग्रहों का गोचर रहता है। कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे मित्रों कि जो लड़के की जो कुंडली है और जो लड़की की जो कुंडली है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप दोनों पे, वर पक्ष पे भी और वधु पक्ष पे भी, दोनों तरफ हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्रोसेस करेंगे। किस तरह करेंगे उसको समझ लीजिए। सबसे पहले मित्रों हमें ये करना है कि जो लड़के की जो लग्न कुंडली है, जिस भी लग्न की कुंडली है, मान लीजिए मेष लग्न की है तो मेष लग्न का एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे। उसी प्रकार से लड़के की साइड पे जो नौमांस कुंडली जिस लग्न का है, तो नौमांस कुंडली की भी एक हम ब्लैंक चार्ट बना लेंगे। ब्लैंक चार्ट मतलब उसमें ग्रह नहीं रहेंगे, लेकिन एक लग्न कुंडली का पूरा एक चार्ट रहेगा और नौमांस कुंडली का एक पूरा चार्ट रहेगा। जैसे अगर लड़के का कर्क लग्न की कुंडली है तो कर्क लग्न का एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे जिसमें भी कोई ग्रह नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कैसे करना है। और लड़के की जो नौमांस कुंडली है वो जिस लग्न की है उसका एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे। तो सेम एज इट इज यही प्रोसेस हम वधु के साइड भी करेंगे कि वधु की जो लग्न कुंडली जिस लग्न की है उसका एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे और वधु साइड जो नौमांस कुंडली जिस लग्न की है उस लग्न का एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे। जैसे आपके सामने देखिए एक ब्लैंक चार्ट है, इसमें कोई भी ग्रह नहीं है, यह कर्क लग्न का ब्लैंक चार्ट है। तो उसी प्रकार से हमें सेम प्रोसेस लड़के की कुंडली में करनी है कि लड़के की जो लग्न कुंडली है उसका एक ब्लैंक चार्ट बनाएंगे जिस भी लग्न की है, और नौमांस कुंडली जो लड़के के साइड पे है वो जिस लग्न की है उसका एक ब्लैंक चार्ट बनाएंगे। सेम यही प्रोसेस हम वधु के साइड भी करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करनी है मित्रों, जिस तारीख पे मैरिज होनी है, जिस तारीख पे मैरिज होनी है उस पे हमें करना क्या है कि उस पे हमें यह देखना है कि उस डेट पे हमें आप चाहे सॉफ्टवेयर से उस डेट को डाल के चेक कर सकते हैं जिस तारीख पे शादी होनी है। उस तिथि पे हमें यह देखना है कि ग्रहों की गोचर स्थिति देखनी है कि कौन ग्रह किस किस राशि में है। अगर आप जिस डेट पे मैरिज होनी है उस डेट को आप अगर सॉफ्टवेयर में इनपुट करेंगे तो आपको जिस दिन शादी होनी है उस दिन गोचर में ग्रहों की क्या क्या स्थिति रहेगी आपको पता चल जाएगा कौन ग्रह किस राशि में है। तो जो ग्रह जिस राशि में है वो ला करके आपको एज इट इज इसी तरह जो ग्रह, मान लीजिए कि उस मैरिज की डेट पे कोई ग्रह अगर तुला राशि में है तो उसको आपने जो लग्न कुंडली का जो ब्लैंक चार्ट बनाया है उसमें तुला राशि में लाके बैठा दीजिए। उसी प्रकार से अगर जिस डेट पे मैरिज होनी है उसमें कोई ग्रह अगर मकर राशि में गोचर कर रहा है तो आपने जो लड़के की लग्न कुंडली का जो ब्लैंक चार्ट बनाया था उसमें मकर राशि में ला करके वो ग्रह स्थापित कर दीजिए। यही सेम चीज आपको करनी है कि जो लड़के की आपने जो नौमांस कुंडली बनाई है, नौमांस कुंडली जिस लग्न की है जिसका ब्लैंक चार्ट आपने बनाया हुआ है, जो ग्रह मैरिज वाली डेट पे जिन जिन राशियों में है ला करके आपको उसी तरह जैसे आपने लग्न कुंडली में किया है, लड़के की नौमांस कुंडली भी लड़के की जो नौमांस कुंडली का जो ब्लैंक चार्ट है उन्हीं राशियों में आपको ग्रहों को ला करके बैठा देना है। मित्रों आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है कुंडली में वो होता है सातवां भाव। सातवां भाव वैवाहिक जीवन का है, वैवाहिक सुख का है, आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस की जानकारी देता है। तो कुंडली में जैसा कि हम अभी तक ज्योतिष शास्त्र में देखते आए हैं कि सातवां भाव जो कि आपके वैवाहिक जीवन का है और सप्तमेश की स्थिति कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जिस डेट को मैरिज हो रही है उस दिन हमें ध्यान देना है कि आपका जो विवाह स्थान है जिसे हम सातवां भाव कहते हैं और आपका जो विवाह स्थान का स्वामी है जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, वो जिस दिन मैरिज हो रही है उस दिन गोचर में या ट्रांजिशन में आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग आपका विवाह स्थान अर्थात सातवां भाव और विवाह स्थान का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली में पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर जिस डेट पे आपकी मैरिज होनी है उस डेट पर गोचर में या ट्रांजिशन में कहें, गोचर कहें या ट्रांजिशन कहें, आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग और आपकी नौमांश कुंडली के अकॉर्डिंग दोनों पे हमें विचार करना है। लग्न कुंडली पे और नौमांश कुंडली लड़के के साइड पे और वधु के साइड भी लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली दोनों पे विचार करना है कि जिस तारीख पे मैरिज हो रही है उस तारीख पर लड़के की लग्न कुंडली का विवाह स्थान और विवाह स्थान का स्वामी अर्थात सप्तम भाव और सप्तमेश और लड़के की नौमांश कुंडली का जो सातवां भाव और सप्तमेश है
वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। सेम एज इट इज जो वधु पक्ष का जो कुंडली है, वधु पक्ष की जो कुंडली है, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली, उसमें मैरिज की डेट पर जो विवाह स्थान है, विवाह स्थान का जो स्वामी है अर्थात सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। और लड़की पक्ष का जो नवमांश कुंडली है, जो आपने ब्लैंक चार्ट बनाया है, उसका आपका जो विवाह स्थान है और विवाह स्थान के जो स्वामी अर्थात सप्तम भाव सप्तमेश लड़की के नवमांश कुंडली का उस मैरिज डेट पे गोचर में और ट्रांजिशन में पीड़ित नहीं होना चाहिए, लड़की की लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के अकॉर्डिंग। तो जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया कि जिस डेट पर आपकी मैरिज होनी है उस डेट को आप इनपुट कीजिए सॉफ्टवेयर में या फिर पंचांग में देखिए, तो उस डेट पे ग्रहों की जो जो स्थिति है, जो ग्रह जिस जिन राशियों में है, वो आपको गोचर में कौन कौन से ग्रह किन किन राशियों में है, कौन सा ग्रह ट्रांजिशन में किन किन राशियों में आपको पता चल जाएगा। तो जो आपने लड़की की जो लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के जो ब्लैंक चार्ट्स बनाए हैं, उनकी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के लगने के अकॉर्डिंग उनमें ला करके उन्हीं राशियों में फिलअप करना है जो कि उस डेट पर गोचर में जो ग्रह जिन राशियों में रहेंगे। जैसे जिस तारीख में मैरिज है, कोई ग्रह अगर मकर राशि में है तो आपने जो लड़के की लगन कुंडली जो बनाई है उसके मकर राशि में लाकर रख, वही ग्रह को ला करके मकर राशि में रख दीजिए जो आपने ब्लैंक चार्ट बनाया है, और नवमांश कुंडली में भी उसी ग्रह को ले जाकर के मकर राशि में ले जाकर रख दीजिए। अब आपको क्या क्या देखना है, और यही प्रोसेस आपको जो लड़की की कुंडली है, जो वधु की कुंडली है, उसकी भी आपको यही चीज करना है कि जो आपने जिस मैरिज डेट के आप एक काम करिए, उस डेट में जिस डेट पर मैरिज होनी है वही सेम प्रोसेस उसके साइड भी करनी है कि उस मैरिज डेट को आप सॉफ्टवेयर में इनपुट कीजिए, कुंडली जो सॉफ्टवेयर आते हैं, या फिर पंचांग में देख लीजिए। तो जो जो ग्रह जिन जिन राशियों में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, उस वक्त मैरिज की डेट पे जिन जिन राशियों में आपने जो लड़की की जो लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली बनाई है, लड़की की लग्न कुंडली में उन्हीं ग्रहों को ला करके उन्हीं राशियों में रखना है। जो आपने सॉफ्टवेयर में जो कुंडली बन के आएगी उसमें आपको ये पता चल जाएगा शादी की तारीख पर कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा होगा। तो आपने जो लड़की की लग्न कुंडली बनाई है वो उस ग्रह को ला करके उसी राशि में ला करके पुटअप कर देना है। जैसे मान लीजिए कि लड़की कुंडली के लिए अगर बात करें कि कोई ग्रह अगर मान लीजिए सिंह राशि में गोचर कर रहा है मैरिज वाली डेट पर, तो आपको उस ग्रह को लाना है। तो आपने लड़की के लिए जो लग्न कुंडली बनाई है और जो नवमांश कुंडली बनाई है, जो दोनों का ब्लैंक चार्ट बनाया है, उसमें ला करके उस ग्रह को आप लड़की की कुंडली लग्न कुंडली में लाके सिंह राशि में रखिए, और लड़की की जो नवमांश कुंडली बनाई है उसमें भी ले जाकर के उस ग्रह को आप सिंह राशि में रखिए। एज इट इज यही सेम प्रोसेस सारे ग्रहों के लिए करना है। उस सॉफ्टवेयर में से उस डेट पे जो ग्रहों का गोचर खुलेगा जिन जिन राशियों में, आपको एक एक करके सारे ग्रहों को लाके निकालना है, और लड़के की लग्न कुंडली और लड़के की नवमांश कुंडली में उन्हीं ग्रहों को उन राशियों में पुटअप कर देना है। सेम यही प्रोसेस हमें वधु की कुंडली में लग्न कुंडली, वधु की लग्न कुंडली, वधु की नवमांश कुंडली में वही प्रोसेस रिपीट करना है कि सॉफ्टवेयर में से उन ग्रहों को जो जो ग्रह जिन जिन राशियों में है ला करके लड़की की लग्न कुंडली और लड़की की नवमांश कुंडली की उन्हीं राशियों में ले जाकर के हमें पुटअप कर देना है। सारे ग्रहों के साथ ये करना है। तो हमें अब ये जो कुंडली बन के आएगी, अब हमें ये कुंडली ये बताएगी कि लड़के की लग्न कुंडली के लिए और लड़की की लग्न कुंडली के लिए जो शादी की तारीख है, जो मैरिज की डेट है, मैरिज की डेट पर ग्रहों की गोचर स्थिति लड़के की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी और लड़की की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी, ये सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। अब इसमें विचार क्या करना है, यहां तो हो गई कि हमने एक कुंडली डिजाइन कर ली कि जिस तिथि पर जिस डेट पर मैरिज होनी है उस तिथि पर लड़के की लग्न कुंडली की अकॉर्डिंग ग्रहों की जो गोचर स्थिति है वो इस प्रोसेस हमें पता चल जाएगा। और लड़के की लग्न कुंडली के लिए और लड़के की नवमांश कुंडली में ग्रहों का गोचर मैरिज की तारीख पर कैसा रहेगा, लड़के की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग और नवमांश कुंडली के अकॉर्डिंग, ये चीज हमें पता चल जाएगी। और सेम यही चीज हमें लड़की की साइड भी पता चल जाएगी कि जिस तारीख पर मैरिज होनी है तो लड़की की जो लग्न कुंडली है और लड़की की जो नवमांश कुंडली है उस पर ग्रहों का गोचर उस दिन कैसा रहेगा। अब इसमें हमें विचार क्या करना है, ये तो कुंडली डिजाइन हो गई। अब हमें इसमें विचार करना यह है कि जो लड़के पक्ष का जो लग्न कुंडली है और लड़के पक्ष की जो नवमांश कुंडली जो आपने बनाई है, अब उसमें यह चेक करना है जो विवाह स्थान है, अर्थात लड़के की लग्न कुंडली का 7वां भाव और लड़के की नवमांश कुंडली का 7वां भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे पीड़ित ना होना चाहिए का तात्पर्य ये है कि जो लग्न कुंडली का जो 7वां भाव है इसमें दुष्ट स्थान के स्वामी नहीं होने चाहिए। अर्थात कि ये जैसे मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, एज ए एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, इसमें जो 7वां भाव है इसमें छठे भाव का स्वामी या अष्टम भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी उस मैरिज डेट पर गोचर के समय नहीं होना चाहिए। जिस तारीख पर मैरिज हो रही है उस तारीख पर ग्रहों की जो गोचर स्थिति है लड़कों की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, लड़के की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, उस डेट पर कुंडली के 7वें भाव में लड़के के जो 7वां भाव, चूंकि 7वां भाव विवाह का स्थान है, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे कि जो 7वां भाव है लड़के की लग्न कुंडली में उसमें 6वें भाव का या 8वें भाव का या 12वें भाव का स्वामी ना हो या इसको दृष्टि ना दे रहा हो, या मतलब ये मान लीजिए कहीं से कुंडली से जो लड़के की कुंडली का जो 7वां भाव है उस शादी की तारीख पर जो ग्रहों की गोचर स्थिति है लड़के की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग उस पर 6वें भाव के और 8वें भाव के और 12वें भाव के स्वामियों की ना तो 7वें भाव में स्थिति होनी चाहिए, ना ही इस 7वें भाव पर उनकी दृष्टि आनी चाहिए। जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे 6वां भाव है मैं धनु राशि आ रही कर्क लग्न कुंडली में जिसके स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो यहाँ पे 7वें भाव में जुपिटर की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये जुपिटर नीच राशि की भी हो जाएंगे। बात समझिएगा। तो हमें ये देखना है प्रथम कि लड़के की जो लग्न कुंडली है जो उसमें हमने डिजाइन की है, जो मैरिज की तिथि पर ग्रहों की गोचर की जानकारी देता है लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, लड़के की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, उस पर उसका जो विवाह स्थान है अर्थात 7वां भाव लड़के की लग्न कुंडली में वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। ना यहाँ पे किसी दूसरे स्थान के स्वामी की स्थिति होनी चाहिए उस मैरिज की डेट पर, और ना ही किसी दूसरे स्थान के स्वामी का एस्पेक्ट यहाँ पे दृष्टि होनी चाहिए। ये सेम चीज, ये प्रोसेस हम लड़के की जो नौमांस कुंडली आपने बनाई है उस पर भी अप्लाई करेंगे। जो लड़के के जो नौमांस कुंडली का जो विवाह का जो भाव है 7वां भाव वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। कैसे पीड़ित नहीं होना चाहिए वो हमने आपको बता दिया। अब सेकंड स्टेप हमें यह देखना है कि जो विवाह स्थान का स्वामी है अर्थात विवाह स्थान स्वामी अर्थात सप्तमेश, तो जो लड़के की लग्न कुंडली में हमें यह देखना है कि सप्तमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित ना होना से तात्पर्य यह है कि सप्तमेश, एक तो मैंने स्टेप फर्स्ट में मैंने बताया आपको कि 7वें भाव के ऊपर दूसरे स्थान के स्वामी नहीं होने चाहिए उस मैरिज की तारीख पर, अर्थात 6वें भाव के या 7वें भाव के या 6वें भाव के या 8वें भाव के या 12वें भाव के स्वामी यहाँ पे ना स्थित हो ना दृष्टि डाल रहा हूं। स्टेप फर्स्ट में ये चेक करेंगे लड़के के नौमांस, लड़के की लग्न कुंडली में और लड़के की नौमांस कुंडली में, और यही चीज हम चेक करेंगे लड़की की लग्न कुंडली में और लड़की की नौमांस कुंडली में उस मैरिज की तारीख पर। और स्टेप सेकंड में ये चेक करेंगे कि जो 7वें भाव का स्वामी है अर्थात सप्तमेश है वह लड़के की लग्न कुंडली में भी पीड़ित नहीं होना चाहिए और लड़की की लग्न कुंडली और लड़की की नौमांस कुंडली और लड़के की नौमांस कुंडली में भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? वही सेम चीज है मित्रों, जैसा कि पता है कि लेट सपोज मान लीजिए कर्क लग्न कुंडली है, इसमें 7वें भाव में मकर राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो जो 7वें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश है वो शादी की तारीख पर ट्रांजिशन में गोचर में उस लड़के की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग या उस लड़के की नौमांस कुंडली के अकॉर्डिंग पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सप्तमेश 6वें भाव में नहीं होना चाहिए या 8वें भाव में नहीं होना चाहिए या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। मतलब जो मैरिज की तारीख है उस तारीख पर गोचर में लड़के की लग्न कुंडली के लिए या लड़के के नौमांस कुंडली के लिए जो सप्तमेश है वो दूसरे स्थान में नहीं होना चाहिए, 6वें भाव में नहीं होना चाहिए या अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए या इनके स्वामियों के साथ युति में ना होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि सप्तमेश जिस तिथि पर मैरिज होनी है उस तिथि पर दूसरे स्थान पर गोचर में नहीं होने चाहिए लड़के की लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, लड़के के नौमांस कुंडली के अकॉर्डिंग। और यही चीज हम चेक करेंगे कि लड़की की जो नौमांस कुंडली, लड़की की जो लग्न कुंडली का जो सप्तमेश है वह दूसरे स्थान में नहीं होना चाहिए और लड़की की जो नौमांस कुंडली है उसका जो सप्तमेश है वो दूसरे स्थान में नहीं होना चाहिए उस शादी की तारीख पर। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि सप्तमेश 6वें भाव में नहीं होना चाहिए, अष्टम भाव में नहीं चाहिए, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए उस शादी की तारीख पर। ये चारों चीज पर अप्लाई होगा। मतलब लड़के की लग्न कुंडली पे भी हमें चेक करना है कि लड़की की जो लग्न कुंडली का सप्तमेश है और लड़की की जो नौमांस कुंडली का जो सप्तमेश है अपने अपने अकॉर्डिंग ये देखना है कि वो दूसरे स्थान में नहीं होने चाहिए
और यही सेम चीज हमें लड़की की लग्न कुंडली और लड़की की नवमांश कुंडली के सप्तमेश पर देखना है कि लड़की के जो लग्न कुंडली का जो सप्तमेश है और लड़की की जो नवमांश कुंडली का जो सप्तमेश है वो दूसरे स्थानों में नहीं होना चाहिए। दूसरे स्थान से तात्पर्य यहाँ पे है छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि या इनके स्वामियों के साथ युति में नहीं होना चाहिए, अर्थात सप्तमेश छठे में नहीं होने चाहिए, अष्टम में नहीं होने चाहिए और 12वें में नहीं होने चाहिए, प्लस या इनके स्वामियों के साथ युति में नहीं होना चाहिए उस शादी की तारीख पर। क्योंकि हम जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तारीख को मैरिज हो रही है उस दिन दो लोग का मिलन हो रहा है, एक नई चीज अस्तित्व में आ रही है। तो अगर उस दिन गोचर में और ट्रांजिशन में जो ग्रहों की स्थिति है वह लड़के की लग्न कुंडली, लड़के की नवमांश कुंडली और लड़की की जो लग्न कुंडली और लड़की की जो नवमांश कुंडली है उसके लिए अगर खराब हुई तो निश्चित तौर पर यह स्थिति वैवाहिक जीवन में ट्रबल, प्रॉब्लम्स, वैवाहिक सुख में कमी और मनमुटाव जैसी स्थिति लेकर के आ जाएगी। और इसमें मित्रों अधिकांशतः मैंने देखा है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ये इस पर विचार नहीं करते। वो या तो गुण मिलान कर लेंगे, कुंडली मिलान कर लेंगे, लेकिन जिस तारीख पर मैरिज होनी है उस पर ये बारीक चीज पर वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसके फलस्वरूप कई लोगों का इस कारण के चलते मैरिज में ट्रबल्स आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं कि गुण भी मिल गया है और कुंडली मिलान भी ठीक है, फिर भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि जिस तारीख पर मैरिज हुई है उस दिन जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति थी या तो लड़के की लग्न कुंडली या फिर लड़के की नवमांश कुंडली के लिए अच्छी नहीं है, या तो फिर लड़की की लग्न कुंडली और लड़की की जो नवमांश कुंडली है उसके लिए अच्छी नहीं है, या फिर दोनों की कुंडली में उस दिन गोचर में और ट्रांजिशन में जो स्थिति है शादी की तारीख पर वो ना ही लड़के की लग्न कुंडली लड़के की नवमांश कुंडली के लिए अच्छी है और ना ही लड़की की लग्न कुंडली लड़की की नवमांश कुंडली के लिए अच्छी है। मित्रों जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्कूटर होते हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब दोनों पहिए बढ़िया प्रॉपर हवा से भरे होते हैं तब जाके गाड़ी स्मूथ चलती है। अगर एक भी पहिया अगर पंचर हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी। सेम एज इट इज, अगर जिस तारीख पर मैरिज हो रही है उसमें अगर लड़के साइड पे या लड़की साइड पर गोचर ग्रहों की जो गोचर स्थिति है, ग्रहों की जो ट्रांजिशन की स्थिति है, अगर उस शादी की तारीख पर लड़के की लग्न कुंडली या उसकी नवमांश कुंडली के लिए खराब हुई या फिर लड़की की लग्न कुंडली या लड़की के नवमांश कुंडली के लिए खराब हुई या दोनों के लिए खराब हुई तो निश्चित तौर पर जो विवाह की जो गाड़ी है वो सक्सेसफुली नहीं चल पाएगी। आप ऐसा समझ लीजिए। ये भी वजह बनती है वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स का, और कई बार इसको लोग समझ नहीं पाते कि गुण भी मिल गया, कुंडली भी मिलान सही होगी तो फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। उसका एक कारण ये भी बन सकता है मित्रों। इसलिए इसका वैवाहिक जीवन से पहले जिस तारीख पर आप मैरिज करने जा रहे हैं उस पर इसका विचार किया जाना बहुत जरूरी है इस विषय के ऊपर। और अगला मैंने आपको दो स्टेप बता दिए। तीसरा स्टेप क्या है मित्रों? तीसरा स्टेप यह है मित्रों कि जो विवाह का कारक लड़कों के लिए होता है वो होता है शुक्र। और अगर हम इसको नेचुरली भी देखें तो जो मैरिटल हैप्पीनेस का जो एक मेन रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो शुक्र है, विनस है। क्यों? क्योंकि मित्रों ये मैरिटल हैप्पीनेस का भी कारक है और सीमेन और वीर्य का भी कारक ग्रह शुक्र होता है। तो जिस तारीख पर मैरिज हो रही है उस तारीख पर अगर जो आपने अभी कुंडली डिजाइन की है, लड़के की लग्न कुंडली की और लड़के की नवमांश कुंडली की और लड़की की लग्न कुंडली की और लड़की की नवमांश कुंडली में जिस तारीख पर शादी हो रही है उस तारीख पर गोचर जो कुंडली बनी है आपकी लड़के के लिए और लड़की के लिए उसमें शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर शुक्र पीड़ित हो गया तो फिर ये मैरिटल हैप्पीनेस में कमी कर देगा। क्योंकि शुक्र मित्रों सीमेन का कारक है, वीर का कारक है, तो ये संतान उत्पत्ति में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुक्र अगर पीड़ित हो गए और मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति ने शादी की, ऐसी तारीख पर शादी की जिस तारीख पर उसका विवाह स्थान पीड़ित था, विवाह स्थान का स्वामी सप्तमेश पीड़ित था और कुंडली में शुक्र भी पीड़ित था, तो फिर ऐसी स्थिति में जाकर के आगे जाकर के लड़के को वैवाहिक जीवन में सुख में कमी आती है और मैरिटल ट्रबल्स वगैरह होती हैं। और यहां पे मित्रों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो सप्तमेश है उसको हमें यह भी देखना है। तो मैंने आपको बताया कि सप्तमेश दूसरे स्थान में नहीं होना चाहिए, सप्तमेश नीच राशि का नहीं होना चाहिए, सप्तमेश अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि मैंने आपको उदाहरण दिया है कर्क लग्न है,
इसमें सप्तम भाव में आती है मकर राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शनि। तो ये नीच राशि में नहीं होना चाहिए, अर्थात आप जैसे शनि की नीच राशि कौन सी होती है, मेष राशि, ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो जिस तारीख पर मैरिज हो रही है उसमें जो ग्रहों की जो गोचर स्थिति है, जो ट्रांजिशन की स्थिति है, उसमें लड़के के लिए जो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश है लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली में, और लड़की की जो लग्न कुंडली और लड़की की जो नौमांश कुंडली है उसमें जो सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश है और नौमांश कुंडली, लड़की की जो नौमांश कुंडली है उसमें सातवें भाव का जो स्वामी सप्तमेश है वो अपनी नीच राशि में नहीं होने चाहिए, दूसरे स्थानों में नहीं होने चाहिए, जो मैंने आपको दूसरे स्थान बताए, नीच राशि में नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। तो तीसरा हमें सप्तमेश के साथ ये भी देखना होना चाहिए कि जो जिस तारीख पे आपने कुंडली बनाई है, गोचर वाली कुंडली, उस पर सप्तमेश नीच राशि में नहीं होने चाहिए, दूसरे स्थान में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। वही चीज हम लड़की की लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली में चेक करेंगे कि जो दोनों कुंडली लड़की की साइड पे है, लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली, उसमें सप्तमेश ना दूसरे स्थान में हो, ना ही नीच राशि में हो, या ना ही अस्त हो। और थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे, लड़के के साइड भी चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि वैवाहिक जीवन का जो कारक है फीमेल साइड पे जुपिटर है, जुपिटर को तो हम चेक करेंगे, लेकिन वीनस को भी लड़की की साइड पर देखेंगे, क्योंकि शुक्र मित्रों सीमेन का कारक है, एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है मैरिटल हैप्पीनेस का, और वीर का कारक है। तो इससे लड़की जिस तारीख पर शादी हो रही है उसे लड़के की लग्न कुंडली और लड़के की नौमांश कुंडली में हम शुक्र की स्थिति को जरूर देखेंगे। कहीं शुक्र दूसरे स्थानों में तो नहीं है, कहीं शुक्र नीच राशि का तो नहीं है, कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है। यही सेम प्रोसेस हम जो लड़की की कुंडली है उसमें उसकी लग्न कुंडली में देखेंगे, कहीं शुक्र पीड़ित तो नहीं है, कहीं दूसरे स्थान में तो नहीं है, कहीं नीच राशि में तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है। ये सारी प्रोसेस को हम देखेंगे। और एक लड़की की जो लग्न कुंडली है और जो उसकी नौमांश कुंडली है उसमें एडिशनल एक पार्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि लड़कियों के लिए जो पति का कारक ग्रह होता है मित्रों वो होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो जिस तारीख पर मैरिज हो रही है उस तारीख पर अपने थर्ड स्टेप में शुक्र को देखा, और फोर्थ स्टेप पे हम देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति को, कि गुरुदेव बृहस्पति लड़की को एडिशनली हमें लड़की के चार्ट में देखना होगा, क्योंकि पति का कारक जुपिटर होता है। तो जिस तारीख पर शादी हो रही है उस तारीख पर गुरुदेव बृहस्पति लड़की की जो लग्न कुंडली है उसमें हमें देखना पड़ेगा उनकी स्थिति कैसी है। गुरुदेव बृहस्पति कहीं पीड़ित तो नहीं, कहीं दुष्ट स्थान में तो नहीं है, कहीं नीच राशि के तो नहीं है। इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें आपको ओके मिले कि लड़की का जिस तारीख पर शादी हो रही है उस दिन लड़की का जो विवाह स्थान है और लड़की का जो विवाह स्थान है, लग्न कुंडली का लड़की के और लड़के का लग्न कुंडली और लड़के के नौमांश कुंडली और लड़की के साइड पे जो लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली है, चारों कुंडलियों में आपको जो विवाह स्थान है वो सही नजर आ रहा है, कहीं से पीड़ित नहीं है। और जो विवाह स्थान का जो स्वामी है वो लड़के की साइड की लग्न कुंडली, लड़के की साइड की नौमांश कुंडली और लड़की की साइड की जो लग्न कुंडली, लड़की की साइड की जो नौमांश कुंडली है उसमें जो विवाह स्थान का स्वामी है वो भी पीड़ित नहीं है, ना ही दूसरे स्थान में है, ना ही नीच राशि का है, ना ही अस्त है सप्तमेश, और शुक्र भी ठीक ठाक है, न दूसरे स्थान में है, न नीच राशि का है, ना ही अस्त है लड़के की लग्न कुंडली में और लड़की की लग्न कुंडली में। तब आप जाकर के हरी झंडी दे सकते हैं कि भाई इस शादी की इस तारीख को सेलेक्ट करो। अगर आपको किसी शादी की तारीख पर आपको दोनों में से किसी एक के साइड, चाहे लड़के की साइड या लड़की की साइड, या फिर दोनों की कुंडली में अगर आपको उस समय गोचर में लग्न कुंडली या फिर नौमांश कुंडली में प्रॉब्लम दिखाई दी, या फिर लड़की के साइड लग्न कुंडली या नौमांश कुंडली में प्रॉब्लम दिखाई दी, तब आपको उस डेट पर शादी करने से बचना चाहिए। अन्यथा दशा में अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं या अवॉइड करते हैं तो आपको आगे चल करके वैवाहिक सुख में कमी या फिर मैरिटल लाइफ में आपको ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स, अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य में कमी, मनमुटाव, इस तरह की स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।